हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। दिस इज लेक्चर नंबर 77। आज हमारा लेक्चर 77 है। 77 लेक्चर के अंदर आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे 149। 149 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आप देखेंगे तो ये सेक्शंस बन जाएगा हमारे पास 153। 153 तो आइए इसकी फटाफट रीडिंग कर लें। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी। अब यहाँ पर जो वर्ड है ना, ये वर्ड है कंट्राडिक्ट। क्या वर्ड है? कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी। मतलब कोई शख्स कोई विटनेस अगर किसी सवाल का कोई जवाब दे रहा है, ठीक है, तो उस जवाब को कंट्राडिक्ट करना, ठीक है, वो एक्सक्लूज कर रहे हैं हम। ये क्यों? ये हम कोर्ट का जो प्रीशियस जो टाइम है ना कोर्ट का, उसको बचाने के लिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल ए ने बी पर कोई सूट फाइल किया, ठीक है, किसी भी बात को लेकर, ठीक है, तो कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि ए का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कोर्ट की क्या ए की क्या ग्रीवेंस है, उसको रिड्रेस किया जाए। अब यहाँ पर कोई ए जो है ना या बी कोई एविडेंस लेकर आता है, हमारे पास विटनेस लेकर आता है एक्स कोई ऐसी एविडेंस पेश करे जिसको कंट्रोडिक्ट किया जाए, उसको क्रॉस किया जाए, उसको री एग्जामिनेशन किया जाए, मतलब सारा फोकस इस पे दे दे, तो फिर मेन सूट को हम कब डिसाइड करेंगे, ठीक है, हमारे तो फिर हम मेन सूट को डिसाइड करेंगे, ठीक है, छोटी छोटी बातों को हम नज़रअंदाज करेंगे। अगर हम इससे एक एविडेंस के ऊपर, हम एक विटनेस के ऊपर उसको कंट्राडिक्ट करने लग जाएं, तो हमारे मेन सूट से जो है ना, हम जो है मेन सूट से हट जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? When a witness has been asked and when answered any questions which is relevant to the inquiry only in so far as it tends to shake his credit by injuring his character। जब किसी गवाह से कोई सवाल पूछा जाए और वो उसका जवाब दे दे जो कि रेलिवेंट हो, मुतलका हो उस इंक्वायरी से, ठीक है, सिर्फ इस मकसद के लिए कि उसका जो कैरेक्टर है ना, उसकी जो मतलब उसका जो क्रेडिट है ना, उसको शेक शेक देते हुए, शेक करते हुए, मतलब उसकी क्रेडिट को हिलाते हुए, उसके जो कैरेक्टर है उसको इंजरी पहुंचाते हुए, इंजरिंग हिज कैरेक्टर, मतलब उसके आपने उसके जो किरदार है उस पर जो है ऐसे सवालात उठा दिए, उसके जो है जो इसका किरदार है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, उसकी नेक नियति पर भी जो है उसको भी आप जो है शेक कर रहे हो, ठीक है, मगर आप उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अरे बस नो एविडेंस शैल बी गिवन टू कंट्राडिक्ट हिम, मगर आप उसके जो आपने उससे सवाल पूछा, कोई विटनेस आ रहा है, फिर चाहे कुछ भी हो, झूठा है, कुछ भी है, आपने जो उससे सवाल पूछा, फॉर एग्जांपल आपने ये सवाल पूछा कि मेरा कहना है कि आप जो हैं, आपका ये काम है झूठी गवाही देना, तो उसका वो जवाब दे देता है नहीं। अब उसको कंट्राडिक्ट आप क्या करें? अब उसको कंट्राडिक्ट करते जाएं, उसके जो इसका आंसर है उस पर आप एविडेंस पेश करने जाएं तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। नो एविडेंस शैल बी गिवन टू कंट्राडिक्ट हिम, मतलब कोई भी एविडेंस पेश नहीं की जाएगी इसको कंट्राडिक्ट करने के लिए। बट इफ़ ही आंसर्स फॉल्सली, मगर एक शर्त है कि ये अगर झूठी गवाही पेश कर रहा है, ठीक है, अगर ये गवाही झूठी दे रहा है, ही मी आफ्टरवर्ड्स बी चार्ज्ड विथ गिविंग फॉल्स एविडेंस, तो फिर बाद में आगे चलकर इसको झूठी गवाही देने पर इसको सज़ा दी जाएगी। अरे बस सुनिए, झूठी गवाही देने के लिए सज़ा हम किस सेक्शंस के अंदर देते हैं आपको पता है, पीपीसी के सेक्शंस जो है 193 पीपीसी के अंदर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं परजरी। यहाँ तक बात क्लियर है? मगर यहाँ पर दो एक्सेप्शंस दिए गए हैं, एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 2। एक्सेप्शन 1 क्या कहता है? इफ़ अ विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम, ठीक है, किसी गवाह से पूछा जाए, आपको समझ में आया कि किसी गवाह से पूछा जाए क्या आपको पहले किसी जो है जुर्म में कोई सज़ा हुई है? मेरा कहना है कि क्या आपको
पहले किसी जो है केस में आपको सज़ा मिल चुकी है। डिनाइज इट, ही डिनाइज इट, तो फिर वो उसको इनकार करता है कि नहीं जी मुझे कहीं कोई सज़ा नहीं मिली। एविडेंस में बी गिवन ऑफ हिज प्रीवियस कन्विक्शन, तो फिर इस पॉइंट पर गवाही पेश की जा सकती है कि इसको सर जी ये केस नंबर, इस केस के अंदर इसको पहले सज़ा हो चुकी। समझ में आई बात आपको? अगर नहीं आई तो मैं आपको समझा देता हूँ। ए ने बी पर केस फाइल किया, ठीक है, और बी कोई विटनेस लेकर आता है एक्स, एक्स से पूछा जाता है, क्रॉस किया जाता है कि मेरा कहना है कि क्या आप को पहले ही किसी केस के अंदर सज़ा हो चुकी है, किसी क्राइम के अंदर? ये कहता है नहीं मुझे कोई सज़ा नहीं हुई है, ठीक है। तो फिर इसको पहले कहीं और जो सज़ा हुई थी, ठीक है, किसी केस के अंदर, उस केस के जो प्रूफ के साथ एविडेंस पेश की जाएगी कि सर जी ये इसको इस केस में सज़ा हुई थी। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद एक्सेप्शन नंबर 2, exception number 2, if a witness is asked any question tending to impeach his impartiality, अगर किसी गवाह से ये सवाल पूछा जाए, ठीक है, उसकी जो इम्पार्शलिटी है, गैर जानिबदारी, उसकी जो गैर जानिबदारी है ना, उसके बारे में उससे पूछा जाए, उस पर इल्ज़ाम लगाया जाए, ठीक है, एंड आंसर इट बाय डिनाइंग द सजेस्टेड ही मे बी कंट्राडिक्टेड, और ये जो सजेशंस दी गई है उसको, ठीक है, उसका जवाब में वो डिनाई करता है, ठीक है, जो भी सजेशन उसको दी जाती है उससे उसको वो डिनाई करता है। ही मे बी कंट्राडिक्टेड, फिर वो उसको कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? सजेस्टेड समझते हैं, जो तजवीज़ किया गया हो। आ रही बात समझ में? मतलब किसी चीज़, ठीक है, को आपके सामने पेश करना, किसी भी चीज़ को आपके सामने पेश करना उसको सजेस्ट करते हैं। आ रही बस में जहाँ तक बात क्लियर? आइए इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन आप देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ए, अ क्लेम अगेंस्ट एन अंडरराइटर इज रजिस्टर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। कोई क्लेम किया है, ठीक है, अंडरराइटर के खिलाफ, अंडरराइटर के खिलाफ। अब अंडरराइटर क्या है? अ वर्ड अंडरराइटर, अंडरराइटर मीन्स बीमाकार या बीमे वाला। एन एजेंट हु सेल्स इंश्योरेंस, ठीक है, जो इंश्योरेंस वगैरह देता है वो, उसके खिलाफ किसी ने केस फाइल कर दिया, ठीक है। आ रही बात समझिए कि उसने मुझसे फ्रॉड किया है, ऑन ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड, ग्राउंड, ठीक है, सही है स्पेलिंग। तो उसके बाद हम चले जाते हैं आगे, इस इलस्ट्रेशन को समझते हैं। द क्लेमेंट इज आस्क्ड वेदर इन अ फार्मर ट्रांजेक्शन ही हैड नॉट मेड अ फ्रॉडुलेंट क्लेम, ठीक है। तो फिर जो क्लेम कर रहा है ना कि इसने मुझसे फ्रॉड किया है, ठीक है, अंडर राइटर ने, ठीक है, उससे ये सवाल किया गया कि मेरा कहना है कि आपने पहले ट्रांजैक्शन में, फार्मर ट्रांजैक्शन के अंदर आपने झूठा क्लेम किया था, ठीक है। ये कहता है नहीं मैं नहीं किया। एविडेंस इज ऑफर टू शो दैट ही डिड मेक सच क्लेम, सच ए क्लेम। ये गवाही पेश की जाती है कि, मतलब ऑफर की जाती है, कोर्ट में पेश की जाती है, ठीक है, पेशकश की जाती है कोर्ट के सामने कि इसने पहले ऐसा क्लेम किया है। द एविडेंस इज इनएडमिसिबल, तो फिर ये एविडेंस इनएडमिसिबल है। क्यों? वजह, क्योंकि अगर इसने कोई झूठा, कोई पहले कोई झूठा हमारे पास क्लेम किया था तो फिर उसको वहीं पर ही सज़ा मिलनी चाहिए थी, ठीक है। 182 की आप कार्रवाई करवाते, या फिर जो इसने झूठी गवाही दी थी, ठीक है, PPC के तहत आप करवाते, 193 करवाते, ठीक है। अब यहाँ पर वो बात नहीं चलेगी। आप अभी जो बात केस जो ये चल रहा है इसके बारे में आप बात करें, ठीक है। आप इसके पीछे वाले जो केस हैं उसकी बात ना करें। हो सकता है उसके अंदर इसने फ्रॉड, इसने झूठा क्लेम किया हो, मगर यहाँ पर जो एविडेंस है इसके तहत हम चलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? अब चले जाते हैं हम इलस्ट्रेशन बी पर। इलस्ट्रेशन बी क्या बात करता है? अ विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही वाज नॉट डिसमिस्ड फ्रॉम अ सिचुएशन फॉर डिसऑनेस्टी। एक कोई गवाह है, उससे ये सवाल किया जाता है कि मेरा कहना है कि क्या आपको, आपकी जो है ना डिसऑनेस्टी की वजह से आपको किसी जो है सिचुएशन से डिसमिस किया गया था। मतलब ये सवाल का मतलब है कि कोई गवाह है, उससे ये सवाल किया जाता है कि क्या आपको किसी, आपकी जो हमारे पास
डिसऑनेस्टी की वजह से आपको किसी ड्यूटी वगैरह से फारिग कर दिया गया था, आपको किसी ड्यूटी वगैरह से किसी सर्विस से निकाल दिया गया था, तो ये जवाब देता है डिनाइज करता है, ही डिनाइज इट। इसने जवाब दिया कि नहीं, मुझे किसी भी जॉब से नहीं निकाला गया था। एविडेंस इज ऑफर टू शो दैट ही वाज डिसमिस फॉर डिसऑनेस्टी। अब वहाँ पर ये गवाही पेश की जाती है कि इसको जो है ना डिसऑनेस्टी की वजह से, ठीक है, इसकी डिसऑनेस्टी की वजह से इसको इस जॉब से निकाला गया था। द एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। तो फिर यहाँ पर इस केस में वो एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसको डिसऑनेस्टी की वजह से कहीं से डिसमिस किया गया तो फिर वो तो सर्विस वाले वो जाने, ठीक है। इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये एडमिसिबल यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं इलस्ट्रेशन सी पर। इलस्ट्रेशन सी क्या बात करता है? ए अफर्म्स दैट ऑन अ सर्टेन डे ही सॉ बी एट लाहौर। ये बात करता है और ये जो है कोर्ट में आके कन्फर्मली बताता है कि मैंने बी को लाहौर में देखा था, एक खास दिन को मैंने बी को लाहौर में देखा था। ये कहता है कि मैंने बी को लाहौर में देखा, ठीक है। ए इज आस्क्ड वेदर ही हिमसेल्फ वाज नॉट ऑन दैट डे एट फैसलाबाद, ही डिनाइज इट। ए से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आप फैसलाबाद पर नहीं थे उसी दिन? ए कहता नहीं, मैं फैसलाबाद नहीं था। समझ में आ रही बात? मतलब कोई केस है ए और बी के दरमियान, ठीक है। कोई केस है जिसके अंदर ए कहता है कि मैंने बी को कहाँ देखा था? लाहौर में देखा था, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कौन से दिन? जो है मंडे वाले दिन, ठीक है। मंडे का दिन, ठीक है। उस दिन मैंने बी को लाहौर में देखा था। तो अब सवाल ए से किया जाता है, क्या आप उसी मंडे वाले दिन फैसलाबाद में थे? ठीक है। तो ए कहता है नहीं, मैं फैसलाबाद नहीं था। इसका मतलब वो लाहौर था, ठीक है। एविडेंस इज ऑफर टू शो दैट ए वाज ऑन दैट डी एट फैसलाबाद। अब इस बात पर यह गवाही पेश की जा सकती है कि वो उसी दिन पर, जिस दिन वो कह रहा है कि मैंने बी को लाहौर में देखा, उस दिन वो एक खुद जो है ना वो फैसलाबाद में मौजूद था। इसकी ये गवाही है, ये इसके प्रूफ हैं। आ रही बात समझे? द एविडेंस इज एडमिसिबल। तो अब जो एविडेंस है ना वो एडमिसिबल कहलाएगी, मतलब काबिल कबूल कहलाएगी। नॉट एज कंट्राडिक्टिंग ए ऑन अ फैक्ट। अब ए को इस बात पर जो है ना कंट्राडिक्ट हम नहीं कर रहे हैं एक हकीकत पर, विच अफेक्ट हिज क्रेडिट, जो इसकी नेक नियति को असरअंदाज करे। बट इज कंट्राडिक्टिंग द alleged fact that B was seen on that day in question in Lahore। मगर हम तो सिर्फ इस बात पर कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि कोई एक हकीकत ऐसी है, कोई ऐसी अलेज्ड हकीकत है जिसके अंदर ये सवाल उठ रहा है कि क्या उस दिन वो बी जो है वो लाहौर में देखा गया था या नहीं। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपने तो कहा कि आपने बी को लाहौर में देखा। अब हम तो ये साबित करना चाह रहे हैं कि बी वाकई लाहौर में था या नहीं। इन ईच ऑफ दीज केसेस द विटनेस माइट। अब इन दोनों केसेस के अंदर विटनेस जो गवाह है ना, इफ़ हिज डिनाइल वाज फॉल्स, अगर इसका जो है इनकार वो झूठा है, बी चार्ज्ड विथ गिविंग फॉल्स एविडेंस, तो फिर इस पर चार्ज लग जाएगी, इस पर जो है चार्ज लग जाएगी झूठी गवाही पेश करने की, झूठी गवाही देने की। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी। डी इलस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर डी। Illustration number D. A is asked whether his family has not had a blood feud with the family of D against whom he gives evidence। A से ये सवाल किया जाता है, ठीक है। ए ने बी पर कोई केस दाखिल कर दिया क्रिमिनल, ठीक है। अरे बस समझिए, बी नहीं डी, ठीक है। तो फिर अब ए से ये सवाल किया जाता है कि क्या आपका जो डी है उसके खानदान के साथ खूनी कोई तकरार है? फ्यूड, फ्यूड मतलब झगड़ा, कोई ब्लड फ्यूड मतलब खूनी कोई तकरार है आपका उससे, ठीक है।
ए क्या कहता है, ए डिनाइज करता है इस बात को, ए कहता है नहीं जी हमारा कोई उससे झगड़ा नहीं है। ई मे बी कंट्राडिक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट द क्वेश्चन टेंड्स टू इम्पीच हिज इम्पार्शियलिटी। तो फिर अब इसको इस बात पर कंट्राडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है, इसकी जो है इम्पार्शियलिटी चेक करने के लिए, इसकी गैर जानबदारी चेक करने के लिए। आ रही बात समझ में, जहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है कि ये मतलब ए ने बी पर डी पर जो केस फाइल किया है, और ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में डी और ए के जो खानदान है, ए और डी का जो खानदान है, फैमिली है, उनके दरमियान कोई खूनी तकरार चल रहा है। अब वो खूनी तकरार चल रहा है या नहीं, ए ने तो मना कर दिया कि वो नहीं चल रहा। अगर कोई ऐसा खूनी तकरार चल रहा है तो फिर जो है ना, मतलब वो ए का जो क्लेम जो है ना, ए का जो ट्रायल है ना, वो डी के अगेंस्ट में वो झूठा हो जाएगा, क्योंकि ए ने इनकार कर दिया। आ रही बात समझ, क्यों इनकार किया, जब वो एग्जिस्ट फैक्ट करते थे फिर इनकार क्यों किया। अगर नहीं निकलता कोई फ्यूड, कोई ब्लड फ्यूड, कोई किसी किस्म का कोई खूनी तकरार नहीं है, कोई खूनी झगड़ा नहीं है, फिर तो डी पर केस जच जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।